हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी लोग? जो अच्छे हो कमेंट में बताओ, और जो नहीं हो वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कमेंट करो। मैं पूरी 100% ट्राई करूँगा आपकी पढ़ाई रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, हुक्स लॉ के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जो कि फिज़िक्स का ही एक टॉपिक है। ठीक है, हुक्स लॉ उन्हीं बंदों को या उन्हीं बच्चों को या उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ आएगा जिन्होंने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है, जिसमें मैंने स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व बताया था। उसी से ही हुक्स लॉ बना है, उसी में से एक पॉइंट्स को लिया है, उस पॉइंट को हुक लॉ नाम दे दिया गया है। तो हुक लॉ तभी समझ आएगा जब जिन्होंने मेरी ग्राफ वाली वीडियो देखी है। तो जाओ पहले ग्राफ वाली वीडियो देखो जिन्होंने नहीं देखी है, फिर देन हुक्स लॉ की वीडियो देखो, तभी आपको हुक्स लॉ समझ आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आ जाओ बोर्ड पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हुक्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ होता क्या है? ठीक है, हुक्स लॉ होता क्या है? बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है हुक्स लॉ का। ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसी को ही कहते हैं हुक्स लॉ। भैया ये क्या लिख दिया, समझ नहीं आया कुछ? ये कैसे लिख दिया? हुक्स लॉ ऐसे कहते हैं, बस इतनी से हम पेपर में इतना लिखा है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके माइंड में। इसको समझने से पहले मैं आपको पिछली वीडियो का एक डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। आपको याद हो तो मैंने पहले एक डायग्राम बनाया था मैंने, ठीक है, क्या बनाया था? डायग्राम बनाया था, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, जिसमें से 0 से लेकर एक ऐसा पॉइंट था, पी पॉइंट, जहाँ पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? स्ट्रेन के। ठीक है, और यहाँ पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा रहे थे तो ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीटली ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर रहा था? रिगेन कर रहा था। ठीक है, ये बात तो आपको याद होगी, पिछली वीडियोस में बताई मैंने। और फिर उसके आगे आता है एक पॉइंट ई, जहाँ पे भी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ो, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था, पी से लेकर ई तक की डिस्टेंस। ठीक है, स्ट्रेस थोड़ा बढ़ाओगे तो स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये ई पॉइंट क्या था? इलास्टिक लिमिट थी। अगर इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है, आखिरी की लिमिट होती है, जहाँ तक अगर तुम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ सकती है। लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद अगर अपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो बॉडी कोई चांस नहीं है कि अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आए। ठीक है, तो ये क्या था? इलास्टिक लिमिट थी। ठीक है, यहाँ पे भी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते, बी और ई के बीच में अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते, तो भी बॉडी क्या कर सकती थी? ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर सकती थी। ठीक है, और ये वाला रीजन का क्या कहा था मैंने? इलास्टिक रीजन। और इसके आगे कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर सकती थी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद। इसको क्या कहा? इस रीजन को प्लास्टिक रीजन। ये बात समझ आई? ये पिछली वीडियोस में समझाया था। तो भैया अब इस पिछली वीडियो में आपने जो ग्राफ समझाया था उससे हमें क्या लेना देना? हुक्स लॉ थे। और हुक्स लॉ इस पिछली वाली वीडियो में जो ग्राफ समझाया था उससे बनाया, तो कैसे बनाया, क्या चीज़ देखी जिससे हुक्स लॉ बनाया? तो बहुत सारे बच्चों को देखकर पता चल गया होगा कि हुक्स लॉ, इस वाले स्टेटमेंट को देखकर, कि हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट मैं बताता हूँ। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को तो रिगेन कर ले, हैज़ वेल एज स्ट्रेन जो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्ट्रेन के। इसका मतलब क्या है कि जितना स्ट्रेस बढ़े उतना स्ट्रेन बढ़े एक फिक्स पॉइंट तक। तो उस फिक्स पॉइंट को, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए इलास्टिक लिमिट के अंदर, और वो फिक्स्ड पॉइंट में डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद ओरिजिनल शेप और साइज को बॉडी रिगेन कर ले, ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे? हुक्स लॉ। ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इधर से डिराइव हुआ है, इस पॉइंट से, ओ से लेकर जो पी पॉइंट है, यहाँ में जो इसमें क्या बताया गया है? स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, और ये इलास्टिक लिमिट के अंदर भी आता है। और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओ तो ओरिजिनल शेप और साइज को बॉडी रिगेन कर लेती है। इसी को ही कहते हैं हुक्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। ये बात समझ आई? अब तो क्लियर हो आपको हुक्स लॉ किसे कहते हैं। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन, ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, इससे मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, कुछ ड्राइव करके बताऊंगा, जिसको कहेंगे एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ड्राइव करके बताऊंगा इसमें से। ठीक है, हम सब जानते हैं जब हम क्या करते हैं, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक इक्वल टू का साइन लगता है और एक कांस्टेंट लगता है। ये तो अपने 9th में पढ़ा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैंने इक्वल टू में कन्वर्ट किया, और जब हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट का नाम मैं दे देता हूँ ई, और इनटू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन,
ये बात समझ आई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। तो अब मैं क्या करूँगा, ई को यहीं रहने दूंगा, स्ट्रेस तो है ही है, और स्ट्रेन को नीचे भेज दूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो स्ट्रेस तो यहीं रहने दूंगा और स्ट्रेन को मैं क्या भेज दूंगा, नीचे भेज दूंगा। ठीक है, स्ट्रेन को मैं नीचे भेज दूंगा, तो एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया, डिराइव हो गया। और भैया पहले ये तो बता दो ई किसको कहते हैं। ई जो है, ई एक कांस्टेंट है, ई एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट अभी बताऊंगा। ई एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं, और इस ई को क्या कहेंगे, इसका नाम भी दिया गया है, इस कांस्टेंट को, इस ई कांस्टेंट को नाम भी दिया गया। इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या नाम दिया गया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम दिया गया इस कांस्टेंट को। ठीक है, कांस्टेंट को। अब भैया इसको कांस्टेंट क्यों कहा गया और कांस्टेंट होता क्या है, यह बात याद रखना हमेशा। कांस्टेंट कहते हैं वन को, कांस्टेंट किसको कहते हैं, वन को। वन ही होता है हमेशा कांस्टेंट। जब भी आपको कहीं भी वन दिख जाए तो ये समझ जाना वो चीज़ कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट क्यों कहेंगे, इसको प्रूफ करके बताता हूँ। कांस्टेंट कह रहे हैं, अगर हम इसको ई को अगर हम कांस्टेंट कह रहे हैं, तो इसमें वन कहाँ आ रहा है, तो वन आने के लिए हमें पहले ये स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, हम सब जानते हैं। इसमें क्या है बताया है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो है वैल्यू फिक्स रहेगी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक, जो कि इलास्टिक लिमिट के अंदर आता होगा। ठीक है, वहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो फिक्स रहेगी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक। ठीक है, इसी को हुक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कांस्टेंट क्यों कहते हैं, वन तो आता नहीं है। ठीक है, अब आपको ये तो समझ आई कि एक फिक्स पॉइंट है जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मान लो सपोज करो हम यहाँ एक कोई मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल पर वेरी करती है अलग अलग वैल्यू। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की, लेकिन सेम होगी, लेकिन सेम होगी। तो सपोज करो कोई एक मटेरियल ले लिया हमने, मटेरियल ले लिया। ठीक है, मटेरियल ले लिया जिसमें हमने 5 स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, 5 स्ट्रेस प्रोड्यूस किया। ठीक है, क्या किया, 5 स्ट्रेस प्रोड्यूस किया। देन क्या हुआ, 5 स्ट्रेन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो गया। 5 स्ट्रेस फोर्स लगाया तो क्या हो गया, 5 स्ट्रेन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। क्यों 5 ही क्यों लिया मैंने, सेम क्यों लिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट यही कहता है कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस करोगे जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना स्ट्रेन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, तो उतना स्ट्रेन क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले में रख के देखना जरा, इस वाले फॉर्मूले में रख के देखो जरा, दोनों की वैल्यू क्या है, 5 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ई बराबर स्ट्रेस की वैल्यू अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू। क्यों सेम है, अब आपको मैंने बता दिया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक फिक्स्ड पॉइंट तक जितनी स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, एक फिक्स्ड पॉइंट तक। उसके बाद की नहीं पता, लेकिन उस फिक्स्ड पॉइंट तक जो स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और जो वैल्यू होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन के एक फिक्स्ड पॉइंट तक वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। उसी को कहते हैं हुक्स लॉ। तो अब काटा पीटी करने के बाद ई आया 1 के बराबर, ई आया 1 के बराबर। तो अब ये प्रूफ हो गया ना कि ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो ई कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, ई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता चल गया इसको कांस्टेंट क्यों कहा जाता है। ई एक कांस्टेंट है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट है जिसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब कांस्टेंट पता चल गया। कांस्टेंट याद रखना क्यों लगाया जाता है, किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल कोई भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, तो हम कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, हम कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। कोई भी चीज़ है, कोई भी है ना, दो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो जब तुम उसको बराबर करोगे, ठीक है, बराबर कर सकते हैं बिल्कुल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि दोनों की वैल्यू सेम होना। तो जब तुम उनको इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे तो वही बात वही पड़ रही है कि दोनों की वैल्यू बराबर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही शो करा रहा है कि दोनों की वैल्यू बराबर है, और इज इक्वल टू में तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन जब हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लगता है। ठीक है, वो जो कांस्टेंट लगता है मल्टीप्लाई में लगता है, फिर वो सामने वाले को नीचे भेज देता है डिवाइड में, और फिर क्या होता है, कोई जो भी वैल्यू आती है ऊपर वाली जो भी वैल्यू आती है तो दोनों की सेम होती है, तो वो कट के क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। जो कांस्टेंट होता है वो प्रूफ हो जाता है कि कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद इज इक्वल टू लगा के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसको हम लगाते हैं। तो उसको एक जगह रखकर सारे जो इतनी भी डिजिट्स हैं राइट साइड में उसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के पास, उसको उधर ले आओ, साइड में ले आओ, और फिर क्या करो,
उनकी वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद काटे-पीटे करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1। आपके पास आंसर क्या आएगा 1। तो इससे प्रूफ हो चुका था कि यूनिवर्स में पूरी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्योंकि 1 आता है तो वो चीज़ वैल्यू ले लेना। तो ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एक फिक्स पॉइंट तक कोई से भी मटेरियल का स्ट्रेस जितना भी बढ़ाओगे, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्ट्रेस बढ़ता है, जिसके कारण अलग अलग जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो कोई सा भी मटेरियल ले लेना दुनिया भर में, तो कोई ना कोई एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट रहता है जहाँ पर स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और उसको इस फॉर्मूले में रखोगे तो 1 आएगा। 1 को कहते हैं कांस्टेंट। तो इससे ये बात प्रूफ होती है जो ई जिसको क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसमें कोई सी भी वैल्यू रख दो 1 ही आए, ठीक है, 1 ही आए। अब आपको आई होप कि आपको हुक्स लॉ तो समझ आ गया होगा कि हुक्स लॉ किसे कहते हैं, ठीक है। ये इलास्टिक लिमिट के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ पे स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, हर एक मटेरियल में एक फिक्स पॉइंट तक सेम होती है, और इसी को कहते हैं हुक्स लॉ। क्या कहते हैं, हुक्स लॉ। और इससे हमने क्या किया, एक फॉर्मूला डिराइव किया और ये भी प्रूफ किया कि ये ई जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, क्या ये कांस्टेंट है या नहीं। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि वो क्या है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है, ठीक है। एक तो होता है मटेरियल पे, एक मटेरियल पर डिपेंड होता है कि मटेरियल का नेचर क्या है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग नेचर होता है, जिसके कारण जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू अलग अलग आती है, जिसके कारण क्या होता है फिर वही पड़ रही है, अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन की सेम वैल्यू तो होती है, लेकिन हर एक मटेरियल के कंपैरिजन में, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन करें तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू डिफरेंट होगी। लेकिन एक मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू सेम होती है, जिसके हम काट के हम 1 कर देते हैं, जिसके कारण ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमको कि वैल्यू जो होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन की अलग अलग होती है अलग अलग मटेरियल पे। पहला पॉइंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है इस पे कि मटेरियल का नेचर क्या है। सेकंड है कि किस तरीके से तुम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, जिससे उसका क्या चेंज हो रहा है, वो चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर तुम ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो किसी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या कोई तुम ऐसा फोर्स लगा रहे हो जिसके कारण लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ चेंज ना हो रही है, अगर शेप चेंज हो रही है, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बात समझ आई, इस पर भी डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब थर्ड पॉइंट ये है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आ सकता है 1 वर्ड में, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है। तो वो आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बात सब दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल दिमाग में, माइंड में बिठा लो, क्लियर कर लो। 1 वर्ड में आंसर खूब आता है कि डिपेंड करता है किस पर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर के कारण भी स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू अलग अलग हो जाती है अलग अलग मटेरियल में, ठीक है। कंपैरिजन करें, ठीक है, एक मटेरियल में देखा जाए तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू सेम रहती है, दूसरे कंपैरिजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू कुछ और होगी, सेम होगी दोनों की, लेकिन पहले के कंपैरिजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू सेम अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये जो हुक्स लॉ था और ये मॉडुलस ऑफ, इसी में से डिराइव हुआ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये टॉपिक जो है हुक्स लॉ का ख़त्म होता है, ठीक है। एज वेल एज मेरा लेक्चर भी खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, जिन्होंने नोट कर लिया, ठीक है, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट खींच लो। बाय, जिनको नहीं समझ आया कमेंट कर सकते हो, पर्सनली डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है, चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।